लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विशेषताएं थी, उसके बारे में हमने बात किया था। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लो हम लोग शुरू में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोड विभव, तो हम क्या करते थे, जैसे आपको याद होगा कि शुरुआत कहाँ से की गई थी। एक जिंक का रॉड था और इसमें जिंक सल्फेट इसी का क्या था, सॉल्यूशन था। याद आया आपको? तो इसमें जो Zn2+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो सांद्रण होता है, वो जब 1m होता है, 1m मतलब जबकि इसकी मोलैरिटी 1 होती है, मोलरता 1 होती है इस Zn2+ की, तो उस टाइम जो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, याद है आपको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर हम पानी की मात्रा बढ़ा दें, वाटर डाल दें, और जो ये आयंस है Zn2+ उतना ही रह जाए, और फिर हम मोलारिटी निकालें, तब तो मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतना ही रहे। हमने पानी की मात्रा बढ़ा दी तो विलियन का जो आयतन है वो तो बढ़ गया। तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है, वो अगर मान लो कि 0.1m का हो गया, तो क्या है कि यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब मोलारिटी 1m की होती है, तो उस टाइम हम निकाल चुके हैं वो कितना होता है, -0.76। अब आपको याद आएगा सर, प्लस में 0.76 आया था, लेकिन वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ये कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया है। आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन को नहीं लिया गया है। दोनों में से किसी एक को लेना था, तो किसको चुना गया, रिडक्शन को। तो यहाँ पे जो है सो कि इसलिए मैंने माइनस में लिखा। तो ये जो -0.76 इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर अगर इस आयन का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, तो क्या तब भी ये -0.76 ही रहेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल? या मैं कहूँ कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना ही रहेगा? आंसर है नहीं रहेगा। कंसंट्रेशन बदलेगा तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बदलेगा। आई बात समझ में? तो अगर ये कंसंट्रेशन बदलेगा तो ये बदलेगा, तो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इस कंसंट्रेशन पे अगर हम निकालना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर Zn2+ का कंसंट्रेशन 0.1m का हो गया, तो अब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेम एज आप सोचो कि यहाँ पे वो कॉपर वाला, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक कॉपर का रॉड था, याद है आपको? और इसमें Cu2+ का आयन था जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है सो कि अगर इसका आप रिडक्शन पोटेंशियल आप फाइंड आउट करते हो तो कितना आता है, 0.34। लेकिन 0.34 ये कब आता है, जब कंसंट्रेशन कितना होता है, 1m का होता है। लेकिन यहाँ भी अगर कंसंट्रेशन चेंज करे तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल चेंज करेगा। तो यहाँ अगर मान लो कि मैंने कंसंट्रेशन कर दिया 1.1m का, ये बढ़ा दिया मैंने, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ अलग बदलेगा, कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। अब सोच के देखो कि ना ही ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ना ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। लेकिन अभी अगर मान लो कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है, तो अभी तो इन दोनों को कनेक्ट करके हम एक सेल बना ही सकते हैं। ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इन दोनों को कनेक्ट करके सेल बना ही सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इस सेल का जो सेल पोटेंशियल आपको अगर याद हो तो हमने बहुत बार निकाला है और आया था 1.1 वोल्ट। ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला था, तो जो ई सेल आया था या ई नॉट सेल कहोगे उसको, वो कितना आ रहा था, 1.1 वोल्ट। तो क्या अभी इस कंसंट्रेशन पे इसका जब 1.1 है, इसका जब 0.1 है, तो इस कंसंट्रेशन पर भी अगर इनका हम एक सेल बनाए और सेल पोटेंशियल निकाले, तो क्या 1.1 वोल्ट ही आएगा? क्योंकि इस बार ऑक्सीडेशन हुआ, इस बार यहाँ रिडक्शन हुआ, तो इस बार तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है। ये तो डेटा तब आया था जब इसका -0.76 और इसका 0.34 है।
रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करूं, ये तो तब आया था, याद करो, नहीं आया समझ में, सही है ना। फिर ये मत कह देना सर माइनस प्लस जोड़ेंगे तो निगेटिव, सब सीख चुके हो, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। आप ई ऑक्सीडेशन जोड़ रहे थे, ई रिडक्शन जोड़ रहे थे, तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन इसका करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ऐड करोगे तो 1.1 आएगा, समझ आया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कंसंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज कर जाता है, वो चाहे कोई भी हाफ सेल हो। अब अगर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज कर जाता है तो उन दो हाफ सेल से अगर हम कनेक्ट करके एक सेल बनाते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे हम कह सकते हैं कि सेल पोटेंशियल भी बदल जाता है, ईएमएफ भी बदल जाता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, सांद्रण बदलने पे, कंसंट्रेशन बदलने पे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाता है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा कंसंट्रेशन चेंज करने पे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक इक्वेशन डेराइव करते हैं, एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसका नाम है नॉस्ट इक्वेशन। आई बात समझ में, वो समीकरण हमारी हेल्प करेगा। हालांकि उसको लाने के लिए मैं एक थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन यूज करूंगा, लेकिन उससे भी पहले छोटी सी चीज जो मैंने इस आपसे डिस्कस ऑफलाइन में किया भी था एक बार, कि साम्यावस्था क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ हालांकि। तो फिर भी एक टर्म आने वाला है क्यू, और वो क्यू क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा तभी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। तो पहले तो आपसे यही कहूंगा कि साम्यावस्था क्या चीज होता है, इक्विलिब्रियम क्या चीज होता है, ये आप समझ लो। तो कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, कोई भी जो रिएक्शन होता है वो आपका फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, अभी जो कह रहा हूँ उसको मान लेना, मतलब रिवर्सिबल होता है। अब कुछ की टेंडेंसी होती है कि रिवर्स में आने की बहुत कम होते हैं, तो हमको लगता है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा है, आई बात समझ में। तो ये जो चीज़ें होती है, तो एक रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, तो उन दोनों का कुछ अपना अपना रेट होता है। तो जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, जिस टाइम पे फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे कोई रिएक्शन आप करा रहे हो, जैसे कोई रिएक्टेंट ए है और ये बी में कन्वर्ट कर रहा है, जो कोई रिएक्टेंट ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए से बी में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो आर एफ लिखा मैंने, और बी से ए में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो क्या है, आर बी है। तो शुरू में अगर मान लो ये रिएक्टेंट है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो जीरो होगा, तो आरबी का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका सांद्रण बढ़ेगा, तो फिर बी से ए में भी कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो फिर इसका भी रेट कुछ आएगा। एक टाइम पे इसका घटते जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा, एक टाइम पे दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों तरफ से रेट सेम हो जाएगा, दोनों तरफ से रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल स्टेट में, अवस्था यहाँ पे हटा करके आप अगर अभिक्रिया लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की बात चल रही है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अभिकारक से प्रतिफल यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने का दर यानी उसका रेट एवं प्रतिफल से अभिकारक बनने की दर समान हो जाए, तो ये स्थिति, ये सिचुएशन, ये स्टेट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है, साम्यावस्था कहलाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको क्या बोलोगे आप, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है सो कि जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये कैसे निकाला जाता है, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे निकाला जाता है, तो एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, या उसको कह लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। तो वहां से क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और मतलब जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा ना, जितना ज्यादा इसका सांद्रण होगा उतना ही फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा।
अभिकारक आपका जितना ही ज़्यादा होगा ना, उतना ही तेजी में जो है सो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो ये बगल में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, ये 1। तो इनको हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो राइट नाउ मैंने अभी यहाँ पे ए टू बी लिखा हुआ है, तो इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो यहाँ पे पावर होगा 1। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे रिएक्शन लिख दूं, जैसे 2a लिख दूं और ये कन्वर्ट हो रहा है वैसे बी में, इस तरीके से लिख दूं मैं, तो अगर यहाँ पे अगर फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना होगा, तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं ऐसे लिखूंगा कि वो समानुपाती तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के, जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन के समानुपाती तो होगा, कि जितना ज़्यादा होगा उतना फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन इसका पावर आएगा 2। ठीक है। हाँ, ये सारे किस्से केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप करना, तो आपके लिए ज़्यादा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए के, लेकिन यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 2 है तो इसका पावर क्या कर दोगे आप, 2। अगर यहाँ रहता है 3 तो कर दोगे 3, पावर रहेगा हाफ तो हाफ कर देना है। आई बात समझ में? वैसे ही अगर बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ना, इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, आरबी लिखना है, तो क्या करोगे, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, मतलब इधर से उधर जब जा रहा होगा उसका रेट कैसे लिखोगे, तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके समानुपाती होगा। ये जितना ज्यादा बढ़ना जाएगा, इधर से जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा उसका जो है सो की रेट बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। यहाँ पे लिखना होगा तो बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर 1 रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ भी आप लिखोगे तो ये भी ऐसा ही है, इसके लिए भी होगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ जैसे प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस 2b, और ये जैसे मतलब c लिख रहे हैं, और मैं आपसे कहूँ कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो क्या करोगे आप, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे किसके प्रोपोर्शनल होगा ये, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के, इसमें और भी रिएक्टेंट है वो कौन है, बी है, तो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका रेज टू द पावर 2, मतलब बी का स्क्वायर, ऐसे लिखना है आपको। आई बात समझ में? अभी एक ही रिएक्टेंट था, अभी 2 रिएक्टेंट आ गया, 3 आ गया, तो फिर वो भी आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अगर बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसके हिसाब से लिखना हो तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, वो जो सी प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन के। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 रहना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसी बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिख दिया ए प्लस बी, और ये जो है सो कि बन रहा है सी प्लस डी, ऐसा कुछ। तो मैं बोलूँ कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो क्या लिखोगे, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा कुछ। अगर मैं बोलूँ बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। कहोगे सर पावर 1 है, अरे सबका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, सबका पावर 1 रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ से आप एक ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओ, समानुपाती का चिन्ह हटाओ, और बराबर लगाओगे ना तो एक कांस्टेंट आता है और उसको हम बोलते हैं के एफ। क्या बोलते हैं, ये के एफ क्या है, तो ये रेट कांस्टेंट है, दर नियतांक है। क्या है बोलो, रेट कांस्टेंट है, दर नियतांक है, जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप नोट करना चाहें तो जरूर लिख लीजिएगा, यह सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे के एफ आता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा, अभिकारक का कोई सांद्रण वगैरह बदलेगा, तो ये रेट चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट रहेगा। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसके लिए एक इक्वेशन भी होता है, बट उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी। तो यहाँ पे जो है सो कि आप क्या बोलते हैं, तो ये ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, एक यहाँ भी कांस्टेंट डिफाइन करते हो, आर वी इज इक्वल के भी हम डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं, इसको भी रेट कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है के बी। आई बात समझ में? तो ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, लेकिन ये फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये बैकवर्ड के लिए। आई बात समझ में? तो इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होता है, इक्विलिब्रियम किस स्टेट को कहते हैं,
जब ये फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बराबर। तो जब ये बराबर हो जाते हैं तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम होगा। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम के कंडीशन में सोचो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साम्यावस्था पर यानी एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर आप इन दोनों को क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो कि जो के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर और यहाँ पे के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी। हालांकि इसको रिएक्टेंट बोल सकते हो, इसको प्रोडक्ट बोल सकते हो। ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ रिएक्टेंट है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है सो कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम होगा। और अब ये जो आपका के एफ होता है ना, और ये जो आपका के बी होता है, ये के एफ यहाँ पे रहने दो, के बी उधर इंटू में इधर डिवाइड में लेके आ जाओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये जो होता है ना के एफ और के बी, मैंने क्या बोला था, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका जो रेशियो होता है ना ये भी कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो के एफ और के बी का क्या होता है, रेशियो होता है। और के एफ के बी क्या होते हैं, तो फॉरवर्ड रेट में रेट कांस्टेंट जो होता है वो के एफ होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, के बी होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये समझ आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे कि इसके लिए अगर मुझे के इक्विलिब्रियम लिखना है, ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो आप ये के एफ और के बी को बिना लिखे, बिना के एफ के बी को लिखे आप चाहो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो किसी रिएक्शन के लिए। कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो आप। ये क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आप शुरू से भी करके आओगे तो वहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँ, यहाँ पे कहूँ कि आप मुझे के इक्विलिब्रियम बताओ, के इक्विलिब्रियम बताओ, तो कैसे लिखोगे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये बात आपको समझ में आ रही है, बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखेंगे। ये पहले लिखो, डेफिनेशन लिखो और ये सब करो जो मैंने यहाँ पे किया। ये समझ पा रहे हो कैसे, कहाँ क्या लिखा हुआ है, हम्म, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं सही से लिखूँ तो यहाँ पे, यहाँ से शुरू कर सकते हो, ऐसा है, ये ऐसे है। और इसका फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, और इसी रिएक्शन का जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, मैंने सजा दिया लाइन से, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने ये पहला एग्जाम्पल दिया, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। मैं अभी सिखा रहा था कि लिखते कैसे हैं। यहाँ पे आप बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन खुद से लिख सकते हो वैसे कि आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बी के। यहाँ पे के एफ और के बी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ के एफ और के बी को क्या बोला जा रहा है, रेट कांस्टेंट। क्या बोला जा रहा है, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक, दर नियतांक, रेट कांस्टेंट। देखो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ना, अभी देखना जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको एहसास होगा कि क्या मतलब आप सीख रहे हो अभी, ठीक है, और कितना ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये कह रहा था कि आप मुझे कुछ कर बना कर दिखाओ। जैसे मैंने लिखा 2a प्लस बी, और यहाँ पे लिखा c प्लस डी, ऐसे। इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, के इक्विलिब्रियम आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, अरे वाह क्या बात है। कैसे लिखा आपने, ऊपर प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो ऊपर क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी
इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही रखना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसका भी 1 है तो 1 अपॉन, बताओगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन को ना जैसे मोलारिटी है ना तो उसको बड़ा ब्रैकेट में दिखाते हैं एज जब सिंबल लिखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसो कि क्या आ जाएगा 2, और ये बताओ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे बस, सिंपल। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाइए। समझ में आया? तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, H2 गैस है, और ये आपका बना रहा है NH3 बना रहा है, और ये भी गैस है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। क्या करोगे? बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो उधर 2 N है तो यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ पे मुझे लगता है 3 लगाना चाहिए। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो क्या आप लिख सकते हो? क्या लिखेंगे बोलो? अब बोलो, मैं लिखता हूँ। ऊपर कंसंट्रेशन किसका चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ NH3, बोलो, पावर 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर क्या? 3। आई बात समझ में? ऐसे करेंगे तो ये के इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर ना आप इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपका इसमें जो भी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है जब गैस होता है ना, तो उसकी मोलारिटी की भी बात कर सकते हो और उसके प्रेशर की भी बात कर सकते हो। प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ फंडा बदलेगा नहीं। बस यही करना होता है कि आपको जो यहाँ कंसंट्रेशन ले रहे हो ना, इस गैस का प्रेशर ले लो आप। क्या ले लो? तो प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3, और इसका पावर क्या? 2। सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह देखो क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। बाई कंसंट्रेशन, सॉरी, प्रेशर ऑफ N2 का प्रेशर, और इनटू क्या, ये प्रेशर ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, और यहाँ पे 3 है तो क्या लगा दो, 3। ऐसा, ये बात समझ में आई? हाँ, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनिए। अगला एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, O2 ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो CO2 बना रहे हैं जो कि गैस के फॉर्म में है। अब इसका कोई कहे कि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना आप। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2, वो गैस है तो मैं उसकी मोलारिटी भी ले सकता हूँ, प्रेशर भी ले सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ। तो पहले मैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कौन है? कार्बन एक रिएक्टेंट है, सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और बैलेंस है रिएक्शन, देख लेना। और फिर क्या है? O2, ऐसे। तो कंसंट्रेशन के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, वैसे कार्बन कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में। आई बात समझ में? तो ये सॉलिड फेज में है ना, ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाता है, कल इसको मैंने समझाया था अच्छे से। लेकिन फिलहाल जो लोग एब्सेंट थे क्लास में, ये बात ध्यान रखना कि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, सुनो ध्यान से, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में अगर कोई सॉलिड फेज का सब्सटेंस है तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो वो जो है सो कि एज ए कांस्टेंट में मर्ज हो जाता है, जो उसका वैल्यू 1 नहीं होता है। भले मैं आपको आसान लगेगा आपको ये कहना कि अगर कोई सॉलिड होगा तो उसके लिए वैल्यू 1 कर देना, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं कह दूंगा तो आप मान भी लोगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 नहीं बोलना है यहाँ पे। ये जब हम लोगों ने यहाँ पे ये डिफाइन किया था ना, यहाँ पे ये जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा कि ये A+2B से C बन रहा है, तो ये कोई रिएक्शन हो रहा है। तो अगर फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हो तो KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर 2 ऐसे लिख रहे हो आप। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ना, अब अगर मान लो कि ये जो रिएक्टेंट A है ये सॉलिड होता, ये सॉलिड होता, तो मैं जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा था वहां मैं ये दिखाता ही नहीं, ये हटा देता, सिर्फ ये लिखता मैं। ये गैसियस होता,
या इसकी कुछ मोलारिटी होती, लिक्विड सॉल्यूशन में होता, तो इसको मैं लेता, इसको मैं दिखाता ही नहीं, इसको, तो ये कहाँ चला गया, क्या 1 हो गया, नहीं। तो एज ए आप ऐसे समझ लो कि कोई अगर सॉलिड रिएक्टेंट होता है ना, तो उस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे जैसे कि ये इसके साथ मर्ज हो जाता है, जैसे ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसको आप इसके साथ मर्ज कर देते हो। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये पूरा मिलके एक कांस्टेंट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से बात यहाँ पे कहा जा रहा है, जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ इसके होगा। तो इसी कारण जो है सो कि वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई सॉलिड है ना, अगर यहाँ पे ये कार्बन सॉलिड है ना, तो इसको आप नहीं लिखोगे, इसी को आप ऐसे लिखोगे, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये बहुत यूज करने वाले हैं अभी, ये बात और ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि जब आप हाफ सेल में किसी इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हो ना, तो ध्यान से सुनो, जो उसके अंदर सॉल्यूशन है वो तो आयंस के फॉर्म में है। सॉल्यूशन में क्या है, वो आयंस के फॉर्म में, उसकी कुछ मोलारिटी होगी, उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा। लेकिन जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक टूट के सॉल्यूशन में आ रहा है, वो रॉड जो है जिंक का, वो क्या है, सॉलिड फेज में है। आई बात समझ में? तो वहां पे नहीं दिखेगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे CO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, तो क्या मैं इसको और भी ऐसे तरीके, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि प्रेशर ऑफ CO2, प्रोडक्ट का जो, प्रोडक्ट जो है उसका प्रेशर, और बाई प्रेशर ऑफ O2। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है। और वैसे भी सोच सकते हो कि अगर किसी गैसियस सब्सटेंस के लिए आप के इक्विलिब्रियम अगर प्रेशर के टर्म में लिख रहे हो, तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, ये जो सॉलिड होगा, सॉलिड कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, बोलो। सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता होगा वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, नगण्य होता है, न के बराबर होता है। याद करो, जब हमने वाटर का फेज डायग्राम पढ़ा था, तो उसका जो ग्राफ था कितना स्ट्रेट था, याद है? तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है, तो मतलब इसके चेंज होने से इस पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप इसको कांस्टेंट के साथ मर्ज कर देते हो, इसको आप इग्नोर कर देते हो, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है ये लिखने आ गया आपको। अब मैं मुद्दे की बात करने वाला हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग जो है सो कि ये क्या बोलते हैं, किसी हाफ सेल की बात करते हैं, वही जिंक वाले हाफ सेल की बात करते हैं, डायग्राम दिमाग में सोच लेना। तो उसमें क्या हो रहा था, जो Zn है, जो Zn सॉलिड है, वो क्या होता है, Zn2+, और वो सोल्यूशन एक्वस में चला जाता है, और वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे ही छोड़ के जाता है। तो ये रिएक्शन आप लिखते हो, लिखते हो ना? तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, क्योंकि याद करो जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, उस दिन एक चीज बोला था आपसे, क्या बोला था, कि जो जिंक का रॉड है ना, उसमें से एक जिंक का एटम टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ा, Zn2+ आया, तो उस इलेक्ट्रोड पे कुछ माइनस चार्ज आ गया, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आया ना कुछ। फिर दूसरा रॉड 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, तो उससे माइनस और बढ़ा, सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ और आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा। सोच के देखो, एक टाइम पे क्या होगा कि ये चीजें रिवर्स भी होंगी, ये बोला था मैंने, याद है आपको? कि फिर जो सॉल्यूशन में Zn2+ है, वो उठ के कहाँ चला जाएगा, रॉड पे चला जाएगा। तो ये फॉरवर्ड भी चलेगा, बैकवर्ड भी चलेगा। तो एक टाइम पे पहले तो वो टूटने का रेट ज्यादा होगा, ये बात समझ में आ रही है? फिर क्या होगा, इधर से जाने वाला रेट बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा, एक टाइम पे वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या है, Zn2+, इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन, ये तो सॉलिड है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सॉलिड है, तो इसको आप लिखोगे ही नहीं, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, Zn2+। यही बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इसी तरीके से, एक मिनट, मैंने इसको मिटाया है क्यों, इसी तरीके से आप मान लो कि
एक कंप्लीट सेल के लिए, एक कंप्लीट सेल के लिए जो हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो Zn प्लस U2 प्लस एक्वस, याद है आपको? ये सॉलिड और ये एक्वस कैसे लिखा करते थे आप? Zn2 प्लस एक्वस और ये Cu सॉलिड, याद आया? ये डैनियल सेल का सेल रिएक्शन है ना? अब मैं कहूँ कि इस रिएक्शन के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो क्या लिखोगे आप? बैलेंसिंग चेक कर लेना, बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस है ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट वो है, रिएक्टेंट ये है, तो क्या लग रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Cu लिखना पड़ेगा हमको? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उसके कंसंट्रेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं प्रोडक्ट में सिर्फ किसको लिखूंगा? Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या लिखूंगा? Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये ध्यान हमको रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं किसी रिएक्शन का। हाफ रिएक्शन हो, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन हमको दिखाई नहीं देगा, सॉलिड का प्रेशर दिखाई नहीं देगा। समझ में आई बात? तो ये सब मेंशन, क्या मेंशन करना है क्या मेंशन नहीं करना है, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? अब जो हम लोग नॉस्ट इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं ना, जो नॉस्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके अंदर जो के इक्विलिब्रियम है ना, उसके जगह पे हमको दिखेगा क्यू। क्या दिखेगा? क्यू। अब ये जो क्यू होता है ना, ध्यान से सुनो, ये जो क्यू होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट। कोसेंट का स्पेलिंग कोई बताएगा? QUOTIENT। अच्छा, धन्यवाद। तो ये जो क्यू होता है ना, इसको रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये क्या होता है? तो आप जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप सीखे हो ना, ये क्यू वही है, क्यू ऐसा ही है, लेकिन इसको आप इक्विलिब्रियम कह नहीं सकते। ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, ये जो है क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रिएक्शन कांस्टेंट है। अब सोच के देखो, जस्ट अभी ये क्यू कैसे लिखेंगे हम लोग? अब डेनियल सेल के लिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, लिखा था ना? तो सोच के देखो कि मैं जो कह रहा हूँ उस बात को दिमाग में चलाइएगा। हमने जिंक का रॉड और ZnSO4 का सॉल्यूशन लेकर के एक हाफ सेल यहाँ बना लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट का लेकर के हाफ सेल यहाँ बना लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो रिएक्शन अभी शुरू हो जाएगा, उसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो क्या जस्ट स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा? नहीं। तो अभी क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन क्या जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो रिएक्शन जब उधर प्रोडक्ट कुछ बनेगा, फिर वो चीज़ें बैकवर्ड शुरू होंगी, फिर उसका रेट बढ़ेगा, तब जाके ये कम हो जाएगा, और उधर से बढ़ेगा तो फिर एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ये क्यों क्या होता है? तो क्यों ये होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, किसी भी टाइम पे कंसेंट्रेशन ऑफ, मैं पी का मतलब प्रोडक्ट, यहाँ पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, नीचे वाला क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट है, ठीक है? लेकिन ये किसी भी टाइम पे है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी भी टाइम पे है। आप ये बात समझो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कि ए बी में जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ Q बराबर कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब T बराबर 0 होगा, जब टाइम जैसे स्टार्ट होगा, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा? 0। ये तो होगा ही नहीं। अब मैंने मान लो कि 1 सेकंड के बाद देखा, 1 सेकंड के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी क्या हो रहा है? ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तब तो इधर से रेट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम तो तब होता है जब दोनों तरफ से रेट बराबर हो जाए। अभी तो ऐसा हुआ कि इधर से ये फास्टली इधर कन्वर्ट हो रहा है, इधर कुछ बना, लेकिन इसका रेट अभी इसके रेट के बराबर हुआ ही नहीं है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा? कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम पे भी अगर आप लिख रहे हो कि उस टाइम पे लिख रहे हो जब ए बी में कन्वर्ट हो ही रहा है, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा आप लिख रहे हो। तो ये जो रेशियो है ये क्या है? रिएक्शन कोसेंट है। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। हाँ, एक टाइम पे ये क्यू जो है, एक टाइम पे ये क्यू जो है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। एक टाइम पे ये क्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं होता, आई बात समझ में, जब तक ये क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं होता तब तक ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता रहेगा। आई बात समझ में। और ये कल मैंने बताया भी था वैसे कि कब जो है सो कि इक्विलिब्रियम ये क्या बोलते हैं फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा या रुक जाएगा, ये सब बताया था मैंने। अगर आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े हो फिर तो और अच्छे से क्लियर होगा, या जो मैंने कल समझाया था तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्यू जो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट होता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हमेशा नहीं होगा। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि ये किसी टाइम पे लिया गया है। यही बात समझ में, किसी टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो रिजल्ट देगा वो रिएक्शन कोसेंट होता है। समझ आया, कोई दिक्कत? हाँ, एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो है सो कि दोनों तरफ से ये चीज़ें रेट बराबर हो जाएंगी और उस टाइम जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा उनके कंसंट्रेशन का वो आपका के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इतना आप कर लीजिए, बाकी हम लोग अभी आगे करते हैं, नॉस्ट इक्वेशन पे आते हैं। तो बाकी हैं तो हाथ उठाइए। तो बाकी हैं क्या? नहीं? अच्छा वो हो, अभी तो और भी लिखना था ना, ये जल्दी करना। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, या KF या KB के साथ जिसमें भी होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में होगा उस पर डिपेंड करेगा, या KF या KB के साथ मर्ज हो जाता है, यानी मिल जाता है। हम्म, हाँ। तो अब हम लोग आ जाते हैं नॉस्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। देखो ये नॉस्ट इक्वेशन क्या है कि मानक परिस्थितियों से अलग, मानक परिस्थिति मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन जो आपने लिया था कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन 1m का होना चाहिए, उससे कुछ अगर डिफरेंट हो रहा है, मानक परिस्थितियों से अलग परिस्थिति विद्युत सेल को दिया गया हो, मतलब उससे अगर डिफरेंट कंडीशन हो, अर्थात विलयन का सांद्रण 1m से अलग हो, जिसका डिस्कशन मैंने शुरू क्लास में ही किया था, स्टार्ट किया तो यही डिस्कशन कर रहा था, 1m से अलग हो या तापमान 298 केल्विन से डिफरेंट हो जाए तब भी। लेकिन हम लोग 298 केल्विन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पे पढ़ना है। तो अगर अलग हो तो सेल का विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ होता है किसी सेल का या किसी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मैंने दोनों डिस्कस किया था, वो ज्ञात करने के लिए नॉस्ट इक्वेशन द्वारा दिए गए नॉस्ट द्वारा दिए गए समीकरण का प्रयोग करते हैं। और जो इक्वेशन उन्होंने दिया उसी को नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन इस्तेमाल होगा, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डेल्टा जी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है वो तो हमें पता है, क्या है बताइए, माइनस NFE। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, NFE लिखूंगा, लेकिन यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस बोलो NFE नॉट लिखूंगा। आई बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब का होगा, जब कंसंट्रेशन 1m का था स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब का होगा, जब आप मोलारिटी चेंज कर दिए हो। आई बात समझ में। तो वही रहेगा कि ये आपको पहले तो पता है, वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सब निकाल कर दिए गए हैं, अब अलग कंसंट्रेशन में निकालना होगा तो ये डेटा आपका ऐड होगा और यहाँ से निकलेगा, तो ये जो ई होगा ना यही आपको फाइंड आउट करना रहेगा। अब समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या कर दो, प्लस RT ln को आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कुछ आता है 2.303 लॉग क्या बोल सकते हो क्यू आर, यहाँ पे RT छूट गया, RT लॉग क्यू ऐसे लिख सकते हो आप। अब दोनों तरफ अगर माइनस NF से डिवाइड कर दो, माइनस NF से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E, और यही तो हमें निकालना है। तो क्या बन जाएगा, माइनस NF से कट गया, माइनस NF से माइनस NF कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E नॉट, लेकिन यहाँ तो फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो प्लस है ना, और माइनस NF लेके आइएगा तो ऐसा। तो 2.303 RT बाई
NF माइनस NF लेके आए थे तो माइनस प्लस ही मिलके क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा log Q। आई बात समझ में? अब ये Q आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? तो अब ये बेसिकली अगर मैं कहूँ आपसे तो यही आपका नॉस्ट इक्वेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो ये मेनली आ गया है। तो किसी इलेक्ट्रोड का किसी अलग किसी कंसंट्रेशन पे कैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो जब स्टैंडर्ड से चेंज कर जाता है, तो वहां पे जो है सो कि आप कैसे आप फाइंड आउट करोगे, वो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करके देगा। और आपको बता दूं कि जब ये कंसंट्रेशन 1 होगा ना, जब ये कंसंट्रेशन 1 होगा तो सोच के देख सकते हो कि यहाँ 1 होगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर E नॉट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन रहेगा, स्टैंडर्ड समझाता हूँ, जैसे वो जिंक वाला ही याद करो, Zn सॉलिड और ऐसे लिखा था मैंने Zn2 प्लस एक्वस, और यहाँ पे क्या बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा था मैंने। तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि क्यू लिख के बताओ तो क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का। तो आप अगर स्टैंडर्ड में ले रहे हो तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 1, और इधर तो सॉलिड है तो ये तो दिखाओगे ही नहीं आप, तो ये तो यही रह जाएगा ना यहाँ पे क्यू के जगह पे, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। और अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पुट क्या करोगे 1, log 1 का वैल्यू 0, तो सारा टर्म 0 हो गया, और सब 0 हो गया तो ई बराबर क्या हुआ ई नॉट। वही तो है, आप क्या बोल रहे हो कि जब ये 1m का होता है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है स्टैंडर्ड होता है। नहीं आ रहा समझ? लेकिन जिस दिन ये बदलेगा, जैसे यहाँ पे 1m नहीं लिखा मैंने, 0.1m लिखा, तो आप यहाँ पे 0.1 लिखोगे, नहीं 10 का पावर -1 लिखोगे, फिर वो लॉग के हिसाब से सॉल्व होगा, फिर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा या एडिशन जो भी होना होगा उसके हिसाब से ई आएगा। तो ई कितना होगा यहाँ से फाइंड होगा, इस इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। बढ़िया। तो अब जो है सो कि जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनना जरा, तो ये आपका नॉस्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से जनरली जो टेम्परेचर होगा हमारा वो कितना होगा 298 केल्विन होगा, और जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है तो इस कंडीशन में हम ई वाला वैल्यू डिराइव करके हम लोग एक बार डिस्कशन किए भी थे कि जो ये एफ होता है 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल कितना 96,500 कूलम। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, वो रिएक्शन में देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, नहीं तो आर टी अगर 298 रख दें, एफ के जगह वो 96,500 रख दें और टोटल कैलकुलेट कर ले तो ये कुछ अच्छा खासा वैल्यू आ जाता है। तो क्या लिखते हैं ई बराबर ई नॉट माइनस, याद है आपको 0.0591, ऐसे याद है? हाँ, बस इतना भी याद रखो 0.059 बाई क्या एन लॉग क्यू। लेकिन हाँ ये तब लगाना है जब टेम्परेचर का किस्सा 298 केल्विन हो। आया है समझ? तो आप आज के क्लास तक इतना अच्छे से याद कर लेना, अगले क्लास में हम लोग सिर्फ इस पे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आई बात? तो इसको नोट कर लिया जाए, यहाँ से हेडिंग लगा लीजिए नौ समीकरण, और ये नोट कर लीजिए।